नमस्कार, मैं मीनल रेडियो मेरी आवाज की तरफ से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी बधाई देती हूँ और रेडियो मेरी आवाज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ। रेडियो मेरी आवाज के अगले मेहमान हैं डॉक्टर शिक्षा जी। शिक्षा जी ने फिलॉसफी में पीएचडी किया है। इनका जन्म बिहार में हुआ है और ये मॉरिशस में रहती हैं। इनके नाम के स्वरूप यह एक शिक्षिका हैं और डॉक्टर शिक्षिका जी 4 दशकों से पढ़ा रही हैं। इनके अलावा ये एक बेहतरीन लेखिका, गायिका, सितार वादिका एवं योग थेरेपिस्ट हैं। इन्हें नियमित रूप से मीडिया के विभिन्न रूपों में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है, चाहे राष्ट्रीय टेलीविजन, अंतरराष्ट्रीय पत्रिका, राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन हो या सोशल मीडिया। इनकी एक पुस्तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने लॉन्च करी है और इन्हें कई इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। यह एक लीडरशिप काउंसलर एवं सोशल वर्कर भी हैं। तो अब हम बिना देरी करे रेडियो मेरी आवाज की सबसे मल्टी टैलेंटेड मेहमान, जिनका नाम है डॉक्टर शिक्षा जी, का रेडियो मेरी आवाज के मंच पर स्वागत करते हैं। नमस्ते शिक्षा जी, आपका रेडियो मेरी आवाज के मंच पर स्वागत है। नमस्कार, मैं आभारी हूँ मैं आभारी हूँ आप सब मेरी आवाज रेडियो की मंच प्रदान किए, कुछ अपना ज्ञान या कुछ अपना अनुभव बांट सकूं। ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा जी। शिक्षा जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी जो कि मेरे मन में बार बार विचार आ रहा है कि मैं अपने श्रोताओं तक आपका ही संदेश जरूर पहुंचाऊं। तो मैं जरूर आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। आप बिहार के छोटे से गांव से हैं। बिहार से यहाँ तक के मुकाम का सफर कैसा रहा, इसके बारे में मैं आपसे जरूर हमारे श्रोताओं तक कुछ पहुंचाना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर रहा मिन्नल, और ये सवाल भी आपका बहुत जायज है, क्योंकि सबसे तो गांव की मैं लड़की हूँ, बड़े गर्व के साथ बोलूंगी। मेरा गांव का नाम चरौत है, जो नेपाल के बहुत पास में है। और वहाँ मैं जमींदारी था तो वहाँ रहती थी, बट मैं कॉन्वेंट प्रोडक्ट हूँ। एजुकेशन में मेरे फादर बहुत विश्वास करते थे और अच्छी से अच्छी शिक्षा उन्होंने मुझे दी। अब जैसा कि पहले जमाने में हमारा तो कुछ उतना खास करके माता पिता के सामने मुंह तो नहीं, जबान तो नहीं चलता था। जो भी वो उनका निर्णय है, ऐसा लगता था जैसे भगवान कर रहे हैं निर्णय को। तो मैं ये जरूर साझा करना चाहूंगी कि अचानक मैं उस समय एमए कर रही थी और मेरी बहन मुझे आके बताई कि नेक्स्ट वीक तुम्हारी शादी हो रही है। तो मैं पूछी कहाँ, तो बोले मॉरिशस में। मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मॉरिशस किस टापू का नाम है, कहाँ है। वो बोले बहुत सुंदर जगह है, तुम्हारी नेक्स्ट वीक शादी हो रही है। आप इमेजिन कर सकती हूँ, उस समय मैं एमए खत्म करके पीएचडी के सिनॉप्सिस की तैयारी कर रही थी। तो एक डिफरेंट मिजाज था। उस मोड को मैं सिर्फ कभी प्रश्न भी पूछने के लिए हिचकती थी कि कहाँ और किससे शादी हो रहा है। तो एक संस्कार ऐसा है, एक मर्यादा थी, एक संस्कार हम लोगों में इंजेक्टेड था। उसी हिसाब से इतना विश्वास था कि जहाँ भी माँ बाप करेंगे अच्छा ही होगा। और इस तरीके से 1 हफ्ते के अंदर शादी हो गई हमारी, और आज भी वो दृश्य मेरे सामने है और रहेगा। कि इसीलिए मैं, जब आप प्रश्न पूछती है कि गांव से यहाँ का सफर, तो यहाँ का सफर मेरा 37 साल पहले हुआ। और पिता जब एयरपोर्ट पे छोड़ने आए तो एक चीज जरूर बोले मेरे को। वो बोले कि देखो बेटे, हम लोग ऐसा मानते हैं कि शादी तो ऊपर मेड इन हेवन, सब तैयार रहता है, तो तुम ये बताना वहां
वहां जाकर के कि वो देश कैसा है, ना तो हम उस देश के बारे जानते हैं, ना तो उस परिवार के बारे में वहां जानते हैं, 7 समुंदर पार, ना तो हमको उसकी भाषा, ना तो उसका खान पान, कुछ भी पता नहीं। ये तुम्हारा भाग्य तुमको लेके जा रहा है और वहां जाके मुझे बताना। वो शब्द भी मुझे याद है, वो करुण दृश्य भी याद है। फिर भी मैं और बोले कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा शस्त्र है और अस्त्र है, या फिर ऐसे बोलो इतना बड़ा गहना है जिसकी चोरी नहीं हो सकती, वो धन तुम्हारा है, विद्या धन, जो मैं देख लिया हूँ, उसका उपयोग करना, हर मुश्किल का सामना करना, यही उनका उपदेश और संदेश था। उसको लेकर के मैं एक छोटे से गांव, जो मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, एक चरौत गांव की लड़की, मुझे तो गर्व इस बात का होता है कि आज लोग एथनिक, बायो और वो शुद्ध वातावरण के लिए तरसते हैं, और उससे मैं बड़ी पली हूँ। और वहां से जब मेरा यहाँ का सफर हुआ तो विश्वास कीजिए, मुझे आज भी कोई अंतर लगा ही नहीं कि क्या मैं भारत से बाहर हूँ। ये टापू सही में बेहद खूबसूरत है, और छोटी सी मतलब मिनी इंडिया बोली जाती है, क्योंकि यहाँ सभी लोग हिंदी बात करते हैं और भोजपुरी बात करते हैं, जो हमारी मातृभाषा है। तो ऐसा कभी मुझे एहसास नहीं। बहुत बढ़िया। ये मेरा छोटा सफर जो बड़ा करुण था, बट बाद में बहुत आनंददायक थी। और मैं बहुत बढ़िया। और मैं शिक्षा जी, आपकी बातें सुनने के बाद तो लग रहा है हमें भी अभी मॉरिशस आना ही पड़ेगा। आ जाइए, मैं आमंत्रित कर रही हूँ। और मैं चूंकि महिला दिवस के विषय का है, तो मैं एक और छोटी सी बात बोलना चाहूंगी कि ये औरत ही कर सकती है, एक महिला ही कर सकती है कि अपना परिवार, अपने दोस्त, अपने खान पान, अपने सभी संगे संबंधी, अपने देश, अपनी भाषा, सबको छोड़ के एक शेरनी ही का दिल होगा जो जा सकती है। वैसे तो मर्द अकेले शादी भी करने नहीं जाते हैं, बारात के साथ जाते हैं, तो एक औरत ही ये रास्ता तय कर सकती है। हम नहीं, करोड़ों ऐसी औरतें हैं, या सारे बिल्कुल शिक्षा जी, मैं आपकी इस बात के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा शिक्षा जी, मुझे ये बताइए, जैसे कि आप योगा भी सिखाती हैं, आप सितार भी बजाती हैं, और आप अपने आप को पूरे वक्त बिजी रखती हैं, आप अलग अलग कंट्रीज में जाके प्रोग्राम्स भी करती हैं। तो आप ये बताइए, आपकी सेहत, स्फूर्ति और जोश का राज क्या है? हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूंगी। देखिए, जब सेहत की बात आती है मिन्नल, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आप भी इस बात को डंके के चोट पे स्वीकार करेंगे कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जो स्वास्थ्य है, सेहत है, उसी से आप सारे सृष्टि का जो भोग है वो कर सकती हैं। सिर्फ भोग ही नहीं, हमारे जो परमात्मा है, जब हमें भेजे हैं इस पंच तत्व के शरीर के साथ, तो कोई उद्देश्य तो होना चाहिए हमारे जीवन का, और उस उद्देश्य, हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारी अच्छी सेहत का होना बहुत आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा आप किसी भी ख्याली पकाओ, या आपके कितने सारे आइडियाज हो आपके दिमाग में, लेकिन आप पूरा तो अपने इसी शरीर, अपने इसी वाहन से ही कर सकती हैं। रास्ता तो बिल्कुल सही से तय कर सकती हैं। तो जब आप इस बात को स्वीकार करती हैं कि यही एक जहाज है जो समुद्र का पार करवा सकता है, इस पार से उस पार, तो इसकी जो जिम्मेवारी है, ये मेरा परम कर्तव्य है। तो जब परम कर्तव्य की ओर आप ध्यान देती हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि सवेरे उठ करके, चाहे आप कितना भी व्यस्त हो, तो योगा जरूर करें। ये शारीरिक व्यायाम और मानसिक ब्रीदिंग, प्राणायाम, ये जरूर करिए।
उसके बाद आप पौष्टिक आहार, कभी कदाल ऐसा हुआ कि कभी किसी हफ्ते में कभी थका हुआ मन है तो चलिए बाहर खा लेते हैं, लेकिन अगर उसी बाहर के खाने को ही आप प्रधानता दे रही हैं, उसी पे जी रही हैं और बहुत कम अपने रसोई घर का उपयोग कर रही हैं, तो वो भी आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि वो शरीर के अंदर जा रहा है। तो आपका भोजन जो होना चाहिए वो आपके कार्य के अनुसार होना चाहिए। अगर आपका जो दैनिक क्रिया है, जो काम आप करती हैं, ज्यादा बैठने वाला करती हैं, तो उसी के अनुसार आप खाना खाइए। तो उस पे थोड़ा आपको आहार पे ध्यान देना होगा। और आहार के साथ व्यवहार जो होता है, जब हम मानते हैं कि आज की दुनिया क्या हो गई है, सभ्य हो गई है, आप भी इस बात को मानती हैं? बिल्कुल। हम लोग कहते हैं कि पहले के लोग उतने सभ्य नहीं थे, बट आज हम बड़ी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि सभ्य तो बेशक हम हो गए हैं, बट हमारी अपनी संस्कृति को हमने छोड़ दिया है। जो हमारी संस्कृति अगर हम में हो तो वो मुझे अपनी आइडेंटिटी, जो जैसे नेचुरल वे ऑफ लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर। जैसे अगर मैं बिहार की हूँ और मैं किसी गांव से हूँ, तो मुझे उस पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपके अंदर है तो आपका जो व्यवहार होगा वो बड़ा स्वाभाविक और सहज होगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस है, आप अडॉप्ट करती हैं। ये नहीं कि हमारी, मान लीजिए कि आप किसी गांव से हैं और आपकी शादी अमेरिका हो गई, तो सबसे पहले आपका जो बाल है वो कट गया और आपकी जो पोशाकें हैं वो जीन्स में आ गई, फटी चिट्टी जो भी फैशन में हो, आप उस रूप में ढल गई। देखिए, किसी भी कल्चर को अपनाना बुरी बात नहीं होती, लेकिन अपना जो आइडेंटिटी कल्चर जो है उसको आप रखिए। उससे क्या होगा, आपके व्यवहार में सहजता होगी और आप में पूर्ण वो आत्मविश्वास, जिसको करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, वो बढ़ेगा। तो जो हमारे अंदर जो इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी, ये जो भावनाएं हैं दोनों, उससे हम अलग रहेंगे। तो मानसिक रूप से भी मन को आप स्वच्छ रखिए। जैसा हम बोलते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, अन्न स्वच्छ, फिर मन को स्वच्छ, थोड़ा वो जो मनोमय कोशा बोलते हैं, मन पे उस पे थोड़ी स्वच्छता लाइए, कि जैसे आपको जीने का अधिकार वैसे सबों को जीने का अधिकार है। और ये जो सृष्टि करता है वो सबों के लिए बनाए हैं। सूर्य उगता है तो सबके लिए उगता है, तो उसमें छीना झपटी वाली भावना नहीं होनी चाहिए। तो वो भी आपको एक नेचुरल सुंदरता देता है, पूर्णता। फिर उसके बाद हमारी जो बुद्धि है उसका भी इस्तेमाल कीजिए। क्या सही रास्ता है और क्या गलत रास्ता है, सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं कीजिए, बट उसका अनुसरण कीजिए। अगर ये सब बातें आप करती हैं, तो सबसे पहले आईना में जब आप चेहरा देखेंगी तो उस परमात्मा को भी बड़ा आनंद आएगा कि जब हम इसको भेजे हैं वो मेरे मकसद को पूरा कर रहा है। क्योंकि हमारा जो सहज स्वभाव है, आत्मा का जो सहज स्वभाव है, वो शांति में है, प्रेम में है। तो हम जब भटक जाते हैं ना, तो आप कितना भी आवरण 10,000 20,000 या कितना भी मुखौटा लगा के चलेंगी, जब मन साफ नहीं, हृदय साफ नहीं, अन्न में शुद्धि नहीं, तो कहीं ना कहीं से क्या होगा, आपके खुद में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी, जिसके लिए फिर आपको भटकना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ जो सेहत को सुंदर सुडौल रखने का बहुत ही सहज उपाय है, जितना ज्यादा नेचुरल वे ऑफ लाइफ, यौगिक वे ऑफ लाइफ, प्राकृतिक वे ऑफ लाइफ आप रखिए, उतना आपके लिए अच्छा है और आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। और जब यहाँ पे आप काम करती हैं, उस तरह का ओरा आप रखती हैं, ताकि दूसरे को भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है। एग्जैक्टली, पॉजिटिव एटीट्यूड देती हैं
और जब कोई आपसे बात करता है तो आपकी वाणी में निर्मलता आती है। तो क्योंकि वाणी का जो है हमारे जो से निकलता है उसमें भी तो शुद्धता होनी चाहिए, तो वो निर्मलता प्रदान करता है, तो अपने लिए भी अच्छा है और औरों के लिए बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया शिक्षा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा शिक्षा जी, ये बताइए, लीडरशिप काउंसलिंग, आप जैसे लीडरशिप काउंसलर हैं, तो लीडरशिप काउंसलिंग के दौरान कोई यादगार वाकया जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें? ऐसे तो मेरा बहुत सारी यादें हैं। हर दिन कई लोगों से मिलते हैं और जब 37 साल का ये अनुभव है, लेकिन मैं जो एक साझा छोटा सा, क्योंकि समय का भी तो हमारे थोड़ी पाबंदी रहती है, तो जो मैं साझा करना चाहूंगी स्ट्रेस को लेकर के, और जब लीडरशिप की बात करती हैं तो लीडर्स तो सबसे पहले वही हो सकता है जो सबकी जो पोटेंशियलिटी है, जो आप में अच्छाई है, उसका ज्यादा से ज्यादा उसको निखार रहे, द बेस्ट ऑफ यू। और दूसरी चीज जो आप पूछी है कि किस तरीके से मेरा ये दौरान रहा, उसमें से एक याद का तो मैं एक साझा करना चाहूंगी कि एक बार एक कहानी है छोटी सी, जिससे मुझे बहुत वो टच किया है, इसलिए मैं साझा करना चाहूंगी। बिल्कुल। एक बार एक स्त्री बहुत मतलब एक कंपनी की, समझिए काफी ऊंचे पद पे डायरेक्टर, शोफर, गाड़ी सभी के साथ, पूरे पैसे के साथ मेरे पास आई और बोली कि मैं बड़ा उम्मीद के साथ आई हूँ, क्योंकि 10 दिन से मुझे नींद ही नहीं आई है और मैं चाहती हूँ कि आप किसी तरीके से मुझे नींद ला दे। और वो इतनी बेचैन थी कि उतरते के साथ ये भी नहीं पूछी कि आप फ्री हैं या नहीं, बस मुझसे मिली और बड़ी बेचैनी से मिली, और उन्होंने अपना बैग खोल के मुझे इतना सारा पैसा दिखाया कि जितना भी पैसा चाहिए आप ले, बट मुझे अच्छी नींद दे, मुझे अच्छी नींद दे। मैं समझ गई उसकी बेचैनी, तो मैं उनको बोली कि जब आप एक थेरापिस्ट के पास आती हैं तो आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, और जब इस स्थिति पर आप पहुंचती हैं तो एक दिन का ये एक दिन का तय किया हुआ नहीं रास्ता है, ये बहुत दिनों से आप इसको नेग्लेक्ट की हैं और यहाँ पे आप पहुंची हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बारे कुछ बताइए, कुछ केस हिस्ट्री या कुछ। तो बोली वो मेरे में हिम्मत नहीं। फिर हम बोले आप जाइए, फिर आप थोड़ा हिम्मत लीजिए, कागज पे उतार के मुझे बताइए। फिर वो गई और मैं बोली पूरा वक्त लेकर के कागज पे, वो कागज मुझे बुकलेट के जैसा मिला, जिसको पढ़ने में मुझे 10 दिन निकले। उसमें ये था कि देखिए, मैं ये इसलिए साझा करना चाहती हूँ, अपनी सभी, अभी वुमेन्स डे है और मैं खास करके ये साझा करना चाहती हूँ कि बुमरैंग जो होता है, जब आप किसी चीज को जब बढ़ती हैं तो जब ऊपर की ओर जाती है तो हर चीज आपको छोटा दिखता है, लेकिन आप फिर भी याद करती हैं कि हम उस छोटे से उतना ऊपर आए हैं, और वो दर्द अगर उस छोटेपन का महसूस होता है तो फिर आप ना ऊपर ना नीचे, आप बैलेंस रहती हैं। और वो जो स्त्री है जब बहुत ऊंचे पद पे गई तो सब अथॉरिटी जो होता है, हर छोटों को उसका छोटापन को याद दिलाए कि तुम अभी उस हो, तो वो क्या होता है, बाद में आप उतना हाई इकट्ठा कर लेती हैं, मतलब आप इतना पेन किसी को देती हैं, वो आप मानिए या ना मानिए, सब कुछ वापस आता है और इंटरेस्ट के साथ आता है। और वही चीज उसके साथ भी हुआ कि वो इतना ज्यादा एक डायरेक्टर होने पे अपने हर छोटे जो उनके कर्मचारी लोग हैं उस पे इतना दबाव डालती थी कि हर कोई बहुत परेशान था, बेचैन था। और उस परेशानी और बेचैनी
को जब वो देती थी तो वो खुद भी चैन नहीं रह पाती थी, क्योंकि यहाँ इतने लोग हो गए थे उसके विपक्ष में कि उस गद्दी, वो जो गद्दी था उसका, वो डोलने लगा था। तो जब आदत पड़ जाए आपकी मालपुआ खाने की और जब नौबत आती है सूखी रोटी की, तो क्या हाल होता है? ना तो पैसा काम आता है, ना तो आपका धन काम आता है, ना तो आपके रिश्तेदार काम आते हैं, ना तो आपके दोस्त काम आते हैं। आप इसको मानेंगे। उसके बाद आप दर दर भटकना शुरू करती, किसके लिए? चैन के लिए। चैन के लिए, सही बात है। तो उस चैन को किसने खोया? किसकी करनी ने खोया है? तो इसलिए जब हम लीडरशिप की ओर जब बात करते हैं, लीडरशिप के दौरान जब हम जाते हैं, तो सबसे पहले हम बड़े जो पदवी पे लोग हैं उनको बोलते हैं कि जब आप यूं ही तो नहीं आ गए ना, बिल्कुल, जब उसको भी तो सबसे पहले जब आप ऊपर हैं तो मैनेज कैसे करना चाहिए? टू बी हम्बल। कहीं भी किसी पोजीशन पे जाइए, आपको बहुत जरूरी है बैलेंस होना, बैलेंस रखना। और वो स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस्ड है, तो आप हर की जो मजबूरी है और हर की जो समस्या है उसको थोड़ा बहुत अपने ऊपर लेकर के उसको सुलझाना चाहेंगे। वो क्या होगा? आप में एक इंसानियत होगा, और जो वो इंसानियत होगा तो लोग कंफर्टेबल होंगे, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा। और इससे क्या होगा? आपको ना नींद भगाना है, स्ट्रेस इतना नहीं बढ़ाना है ताकि आपका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाए, डोलने लगे। तो इस तरीके से ये छोटा सा मेरे यूं तो अनगिनत है, बट ये चूंकि मतलब हाल का था, तो मैं सोची कि लोग इतने ऊंचे पदवी के लिए इतना मेहनत करते हैं और जब पहुंच जाते हैं तो ये सारे जो संभाल नहीं पाते, इस चीज को संभाल नहीं पाते हैं ना। दो चीज अगर संभल जाए इंसान से, पहला है पावर और दूसरा है मनी। अगर इस दोनों को आप लाइफ में बैलेंस कर पाती हैं, आई थिंक बहुत चीज बैलेंस हो जाता है। वो इंसानियत रखना चाहिए। आज है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो ये मैं थोड़ा साझा करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोताओं के लिए आपने जो ये बात बताई है, डेफिनेटली उनके लिए बहुत यूजफुल होगी। अच्छा, शिक्षा जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को वुमेन्स डे पर क्या संदेश देना चाहेंगी? हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी वुमेन्स डे पर? एक स्त्री को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप क्या देना चाहेंगी? नहीं, अभी तो मेरे श्रोता अभी मेरे श्रोता आपके विचार जानना चाहते हैं। अभी मेरे श्रोता आपके विचार जानना चाहते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इसलिए मैं बोली हूँ कि मिनल जी, लोहा लोहे को काटता है कि? बिल्कुल। तो women is the enemy of women. Very true. अच्छा, बिल्कुल, इस चीज को आप मानते हैं, क्योंकि सबसे जो शक्तिशाली है वो हम स्त्री जाति को मानते हैं। बिल्कुल। क्यों मानते हैं? वो शक्ति कौन दिया है? हम बोल तो बड़ा डंके की चोट पे दे देते हैं कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, है कि बड़े डंके की, बड़े गर्व के साथ बोलते हैं बड़े शक्तिशाली हैं। बट इसको हर स्त्री, हर अपनी बहनों को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि बेशक आप इस पे गर्व करें, क्योंकि है हर स्त्री पुरुष को पैदा करती है और करके क्या अपने गोद पे खिलाती है और खिला के बड़ा करती है। एक छोटी सी लघु कथा आती है कि एक इंसान पी करके कहता है कि ये जो स्त्री है ना, वो आफत की जड़ है, ये एक माया है, ये एक ठगनी है। वो बोले जा रहा है। स्त्री भी उसकी बोला आराम से सुनी और इंतजार की, ये तो पी के बक रहा है, उसका थोड़ा नशा उतर जाए तो जवाब दूं।
और जब नशा उतरा तो स्त्री बोलती है एकदम तुम ठीक बोल रहे थे, क्योंकि गलती मेरी थी। 9 महीना मैंने मूर्ख को पाला, 9 महीना मैंने मूर्ख को पाला, और उसको बड़ा करने के बाद मर्द को बड़ा करके यही सुनने के लिए कि मैं ही समस्या की जड़ हूँ, क्योंकि मैंने समस्या को पाला। बिल्कुल सही बात है। तो मैं विनती करूंगी सभी भाइयों से, मैं ये कहना नहीं चाहती, जो वास्तविकता है, सत्य बहुत कटु होता है, ये सत्यता है। अन्यथा आज जो हमारी बहनें, हमारे माताएं, इतना कष्ट, जो जिस घर में बेटा नालायक है, आपको पता है कितना कष्ट है, क्योंकि मैं तो झेलती, मेरा तो यही सेंटर खुला हुआ, मैं जानती हूँ कितना ये लोग मर्द होने का दावा करते हैं, ये नहीं जानते हैं कि आप शारीरिक रूप से भले बलवान हो, लेकिन जो समझदारी औरत में है, आप आज भी पूरे देश में हमारी प्रगति बहुत हो गई है। अगर हम देखें तो हम अबला है नहीं। बिल्कुल। अगर अबला कभी, जब हम महाभारत की ओर जाते हैं और जिस समय द्रौपदी को दुशासन बाल खींच के भरे सभा में 5 जिसके पति हों उसके सामने वो नंगा करना चाहता है और कृष्ण उसको बचा रहे हैं, तो अबला उस समय मुझे उसके 5 पति दिखे। बिल्कुल। वो तो फिर भी साहस करके अपने इष्ट को बुला के अपनी रक्षा खुद कर लेती है। तो ये जवाने से चला आ रहा है, आज से नहीं। जो हम जिसको आधार मानते हैं, जो हमारे रामायण, भगवद गीता, ये सब हमारे वेद उपनिषद हमारे आधार हैं, हमारे मैनुअल है, जिसको हम ऑपरेट करके हम सीखते हैं। बिल्कुल। ये हमारे इंस्पायरिंग स्टोरीज है। तो उस जमाने में भी मैं ये बार बार कहना चाहूंगी कि उस जमाने में भी औरत ना कमजोर थी, इस जमाने में भी ना औरत कमजोर है, और ना कभी भी औरत कमजोर रहेगी। बिल्कुल। लेकिन वो कमजोर कभी नहीं है, लेकिन सहन शक्ति, वो सहन शक्ति की मूर्ति है। क्यों? क्योंकि उसको अपने परिवार में को बचा के रखने आता है, एक मकान को घर बनाने आता है, हर रिश्ते को संभालने आता है, इसलिए वो सहती है। और जो सहता है उसको कमजोर नहीं माना जाता है। क्योंकि सहन शक्ति को लाने के लिए बहुत बहुत मेहनत की जरूरत होती है। आप मानेंगे इस बात को। हर इंसान में सहन शक्ति नहीं होता, उसी में होता है जिसमें वो बल हो, मनोबल हो, करेज हो सहने की। क्योंकि अपमान भी हम ही सह सकते हैं, अपमान भी हम सह सकते हैं। हर पुरुष, आज के जमाने में तो हर पुरुष को देखिएगा, कई ऐसे पुरुष हैं कि घर वाली, बाहर वाली, ये वाली, वो वाली में मस्ती ढूंढते हैं। एक स्त्री ऐसी जाति है कि जानते हुए भी मरते दम तक अपने पुरुष में एक उम्मीद ढूंढती है, एक आशा ढूंढती है। आज नहीं तो कल तो वो मेरा होगा, आज नहीं तो कल तो वो मेरा होगा। और इस आशा रूपी ज्योति में वो जल जल के, तिल तिल करके फिर भी रोशनी देती है। वो है औरत, वो है औरत। इसलिए मैं बिल्कुल सही बताया आपने। एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। मेरी खुद की लिखी हुई है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? प्रश्न पूछता है पुरुष, कौन हो तुम? सब कुछ तो हूं मैं, सब कुछ तो हूं मैं, क्योंकि मैं स्त्री हूं, मैं पृथ्वी हूं, मैं उषा हूं, मैं निशा हूं, मैं प्रकृति हूं, मैं सृष्टि हूं, मैं भक्ति, मैं माया, मैं ही तो मुक्ति हूं। और क्या दूं मैं अपना परिचय?
पर फिर भी है पुरुष, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। फिर भी है पुरुष, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं, क्योंकि तुमसे शक्ति, तुमसे भक्ति, तुम जो हो तुम ही मेरे श्रृंगार हो। तुम मेरे गाड़ी के वो पहिए हो जो जुड़े रहते हो तो गाड़ी दौड़ती हो। ना पूछो परिचय मेरा, क्योंकि तुम बिन मैं अधूरी, और मुझ बिन तुम अधूरी। तुम और हम हैं उस गाड़ी के दो पहिए। तुम और हम हैं उस गाड़ी के दो पहिए, जिस बिन गाड़ी अधूरी है, चलने पे मजबूर है। ना तो सिर्फ अधूरी गाड़ी, चलने पे मजबूर है, दौड़ भी नहीं सकती वो गाड़ी। इसीलिए अब छोड़ो ये आनाकानी, अब छोड़ो ये ऊंच नीच, अब छोड़ो ये भेदभाव। आ जाओ हम मिलके साथ चले, क्योंकि पुरुष और प्रकृति से ही सृष्टि है। कल को ना ये संतान मेरा कहे कि प्यार तुम्हारा अधूरी है। हे पुरुष, तुम बिन मैं अधूरी, मुझ बिन अधूरी। क्या बहुत बढ़िया शिक्षा जी, बहुत बढ़िया। इसलिए ये मेरी छोटी सी एक कविता है जो मैं शेयर करना चाहती थी। बिल्कुल, आपने इतनी प्यारी कविता हमारे श्रोताओं को सुनाया है। रेडियो मेरी आवाज के श्रोता जरूर आपकी कविता को पसंद करेंगे, और हम जरूर चाहेंगे कि हमारे आने वाले आगे के कार्यक्रम में भी आप आए और अपनी इसी तरीके से प्यारी प्यारी कविताएं हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं। शिक्षा जी, आपका सितार वादन की कुछ झलकियां हमारे श्रोताओं को हम सुनाना चाहेंगे। वो मैं ऑडियो उसमें जो आपने मुझे भेजा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो आप जानना चाहेंगे कि संगीत के प्रति मेरी रुचि कैसे हुई? हाँ बिल्कुल, संगीत के प्रति आपकी रुचि बताइए। बिल्कुल। संगीत, मेरे फादर बराबर कहा करते थे कि साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषा नहीं। जो इंसान साहित्य, संगीत और कला से विहीन, वो मनुष्य रूपी जीव तो है पर मनुष्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। और संगीत जो है, संगीत क्या है? नाद है, और नाद क्या है? ब्रह्म है। तो जब आप किसी भी संगीत को सुनती हैं तो उसका सीधा असर हमारे मन पे पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना कि साउंड का एक फ्रीक्वेंसी होता है, frequency of the sound, resonance of the sound can calm down your mind. कितना भी आप स्ट्रेस में हो, मैं एक टिप्स देना चाहती हूँ आपको, कितना भी ज्यादा आप स्ट्रेस में हो और आपको चारों तरफ से कुछ सुझाई नहीं दे रहा है कि मैं कैसे थोड़ा शांत हो जाऊं, तो आप म्यूजिक की ओर जाइए, आपकी रुचि जिसमें भी हो। बट सितार का जो संबंध है, सितार का जो साउंड है, जो स्वर है, वो डायरेक्ट हमारे मन को शांत करता है। ये इसका रिसर्च हुआ है और इसकी मान्यता भी प्राप्त हुई है। तो ये वजह है कि मैं सितार की ओर गई और सितार बजाना शुरू किया और क्यों, और धीरे धीरे उसमें इंडल्ज हो गई। दूसरा टिप्स मैं ये देना चाहूंगी लोगों को कि आप कभी भी उम्र की ओर ध्यान ना दें, खास करके स्त्री, औरत जात को अपने उम्र की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी उम्र बढ़ती है
तो खास करके जब आप मेनोपॉज में और इस तरफ आ जाता है, तो लोग जो अगल बगल के हैं, आपके पारिवारिक जो सदस्य हैं या फिर आपके दोस्त महिम जो हैं, वो आपको जताना शुरू कर देते हैं, अरे आपकी उम्र तो ऐसी हो गई, आपने ऐसे। तो मैं ये कहना चाहूंगी उन लोगों को कि उम्र की ऐसी की तैसी, जीवन एक बार है, एक बार जीवन हमें मिला है। आप अपनी मर्जी से जिए, जो मन है वो खाइए, लेकिन सेहत को ध्यान में रख के खाइए। जो गाना मन है वो सुनिए। खास करके मैं अपनी सभी बहनों को बोलना चाहूंगी कि खुद के लिए जीना सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप खुद के लिए जीना नहीं जानेंगी तो आपके लिए कोई आपके लिए जीना नहीं छोड़ देगा। इसलिए आप अपना जितना जो आपके अंदर वो चाहत है, जीवन जीने की जो कला है, उसको अपने अंदर जीवित रखिए। और ये एक जो जीवन है उसको सुंदर से, खुद को भी सुंदर रखिए। और जब खुद को आप सुंदर रखती हैं तो दूसरे को भी आप प्रभावित करती हैं, क्योंकि कई लोग उम्र ढलने पे ना तो सेहत का ख्याल रखते हैं, ना तो खुद अपने स्किन, ना बालों, किसी चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। उससे क्या होता है कि आपके घर के जो पुरुष वर्ग हैं वो भटकना शुरू करते हैं। इसलिए आप खुद को इतना संजोग के एक गहने की तरह, क्योंकि औरत तो एक गहना होती है, उसको इस तरीके से अपने को इतना मूल्यवान करके रखिए ताकि हर कोई को आपका मूल्य समझ में आए, क्योंकि आप वस्तुतः बहुत मूल्यवान हैं। हर स्त्री से बहुत ही मूल्यवान है। और दूसरी चीज, जाते जाते मैं ये कहना, संदेश देना चाहूंगी, फिर से दोहराना चाहूंगी कि हमें तो लूटा है अपनों ने। स्त्री जाति की सबसे बड़े दुश्मन है। आज जो रखेल होती हैं या घर में कोई दूसरी होती है, वो स्त्री जाति दूसरे घर को लेती है। इसलिए हम अपने में बल लाएं और जीवन को जहां भी हो अपनों का साथ दे। हाँ, स्त्रियों का साथ दे, अपनों का साथ दे, स्त्रियों का साथ दे। इसी विचार के साथ, इसी संदेश के साथ मैं आप सबों को, खास करके मेरी आवाज रेडियो को, और इतनी प्यारी हमारे सामने मिनल को, जो मुझे ढूंढ करके इतना दूर से, मस्कट से मॉरिशस तक का रास्ता तय करने को मुझे भी एक प्लेटफॉर्म दी, ताकि मैं अपने ज्ञान को, मैं अपने अनुभव को, जो छोटा हो या बड़ा हो, साझा कर सकूं। बिल्कुल। इसके लिए आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपने अनुभव जो साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो मेरी आवाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षिका जी आपका, कि आप आए और आपने अपना अनुभव साझा किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी, मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मैं सभी अपनी बहनों को, खास करके वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन, मैं ये संदेश देती हूँ कि आपसे बड़ा, आपसे बलवान और आपसे खूबसूरत, आपसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उसको बड़ा संयोग से संभाल के रखिए जरूर। नमस्कार। थैंक यू सो मच शिक्षा जी।